हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, हमारा कल का काव्य शास्त्र का सेशन हुआ था और काव्य शास्त्र का सेकंड भाग आज हम लोग करेंगे। और इसके अलावा जो कल का सेशन हुआ था उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे पड़ चुकी है, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? जम्भन्नाथ, रामानुज या फिर रामानंद या फिर बल्लभाचार्य। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कौन? ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा, बल्लभाचार्य हैं पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जम्भन्नाथ हैं, श्रीचंद हैं, मम्मट हैं या फिर विश्वनाथ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। कौन है? तो जम्भन्नाथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्लेष अलंकार में शब्द शक्ति होती है, अविधा होती है, लक्षणा होती है, व्यंजना होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा। एक सेकंड है ना, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? भट्ट लोलट है, क्षेमेंद्र है, शंकुक है या फिर भामा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, भट्ट लोलट है उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका नोट्स जरूर बना लेना। यहाँ पर देखिए, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जम्भन्नाथ है, हरिदास निरंजनी है, श्रीचंद है या फिर शंकराचार्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, हरिदास। कौन है? एक सेकंड, कौन है? तो हरिदास निरंजनी है। ठीक है, कौन है? तो हरिदास निरंजनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महानुभव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? महात्मा चक्रधर हैं, आनंदवर्धन है, रुय्यट हैं या फिर भट्ट नायक हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? किसके? महानुभव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वो है कौन? महात्मा चक्रधर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि इस्मात संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य हैं, भामा है, वामन है या फिर कुंतक हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, शंकराचार्य हैं इस्मात संप्रदाय के प्रवर्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ख्वाजा अबू अब्दुल्ला चिश्ती हैं या फिर रामानुजाचार्य हैं या फिर मध्वाचार्य हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके प्रवर्तक कौन है? तो वो है कौन? ख्वाजा अबू अब्दुल्ला चिश्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु हैं, बल्लभाचार्य हैं, मम्मट हैं या फिर जयदेव हैं। ठीक है, तो गौड़ी संप्रदाय के पूछ रहा है, तो गौड़ी संप्रदाय के कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्क हैं, रामानंद हैं या फिर क्षेमेंद्र हैं या फिर वामन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, निम्बार्क हैं सनक संप्रदाय के प्रवर्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक वाइज आप लोगों को प्रैक्टिस मिल जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस के अलावा आपको ओल्ड क्लासें मिल जाएंगी जो कि कंटेंट में है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने में कोई भी खर्चा नहीं है। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ना भूलना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, विशिष्ट पद रचना रीति कथन इनमें से किसका है? ठीक है, भरत का है, वामन का है, भामा का है या फिर कुंतक का है। ठीक है, तो यहाँ पर
ये किसका है? तो ये है किसका? ये है वामन का। ठीक है, विशिष्ट पद रचना रीति ये वामन की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगा निष्पत्ति रस सूत्र में इनमें से किसका है? ये रस सूत्र किसका है? ठीक है, ये रस सूत्रों का सूत्र ये किसने दिया था? भरत मुनि ने, भामा ने, दंडी ने या फिर आनंद वर्धन ने। ठीक है, तो यहाँ पर किसने ये सूत्र को दिया था? वो देने वाले कौन थे? वो थे भरत मुनि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भुक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? भुक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? भुक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकुक हैं, भट्ट नायक हैं, भट्ट लोलट हैं या फिर अभिनव गुप्त हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, भट्ट नायक हैं भुक्तिवाद के प्रवर्तक। ठीक है, किसके? भुक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो भट्ट नायक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है। ठीक है, इनके जो व्याख्याकार थे भरत मुनि के रस सूत्रों के, उनका सही अनुक्रम पूछ रहा है। तो सही अनुक्रम है इनका भट्ट लोलट, शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त। यही इनका क्या है? सही अनुक्रम है। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्पत्तिवाद का आधार है सांख्य दर्शन, शैव दर्शन, मीमांसा दर्शन या फिर न्याय दर्शन। ठीक है, तो उत्पत्तिवाद का जो आधार है वो क्या है? तो उत्पत्तिवाद का आधार जो है वो है मीमांसा दर्शन। ठीक है, क्या है? मीमांसा दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता इनमें से कौन है? भट्ट लोलट है, भट्ट नायक है या फिर अभिनव गुप्त है या फिर मीमांसा दर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैंने क्रम बताया तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कौन है? तो भट्ट लोलट है। ठीक है, कौन है? भट्ट लोलट है प्रथम व्याख्याता। और सेकंड व्याख्याता कौन है? तो भट्ट नायक है। ठीक है, और थर्ड कौन है? तो अभिनव गुप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हमारा भट्ट लोलट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ क्या है? संबंध है, उत्पत्ति है, भुक्ति है या फिर अनुमति है। ठीक है, तो ये भट्ट लोलट के अनुसार इसका मत क्या है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा। क्या है? उत्पत्ति है भट्ट लोलट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चित्त तुरंग न्याय का आश्रय लेकर रस सूत्र की व्याख्या किसने की? आचार्य भरत ने, भट्ट लोलट ने, शंकुक ने या फिर भट्ट नायक ने। तो किसने की थी? तो ये शंकुक ने की थी। किसने? शंकुक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थाई भावों को उदित या जागृत करने वाली परिस्थितियों को कहते हैं। एक सेकंड, किधर से किधर जा रहा। तो यहाँ पर अस्थाई भाव उदित करने पर आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था, ये था ना। हाँ, ये था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि अस्थाई भाव को उदित या जागृत करने वाली परिस्थितियों को क्या कहते हैं? संचारी भाव। क्या कहते हैं? संचारी भाव, स्थायी भाव, अनुभव या फिर विभव। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर द विभव कहते हैं। किस क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अस्थाई भाव उदित होने पर आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं? अनुभव, विभव, संचारी भाव या फिर अस्थाई भाव। तो उसे क्या कहते हैं? उसे अनुभव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया?
साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? शंकुक ने, अभिनवगुप्त ने, भट्ट लोलट ने या फिर भट्ट नायक ने? किसने किया था सर्वप्रथम प्रयोग साधारणीकरण का? ये पूछ रहा है तो ये शंकुक ने किया था। ठीक है, किसने किया था? तो सॉरी, शंकुक ने नहीं किया था, ये भट्ट नायक ने किया था। किसने किया था? भट्ट नायक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को क्या कहते हैं? अस्थाई भाव, विभव, अनुभव या फिर संचारी भाव कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, अस्थाई भाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रस के कितने अंग हैं? रस के कितने अंग हैं? 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं या फिर 10 अंग हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, 4 अंग हैं रसों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सबसे पहले रस को ब्रह्मानंद सहोदर किसने घोषित किया? दंडी ने, पंडित राज जगन्नाथ ने, भट्ट नायक ने या फिर भट्ट तोत ने? किसने सबसे पहले ब्रह्मानंद सहोदर घोषित किया था? तो वो थे कौन? भट्ट नायक थे। कौन थे? भट्ट नायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रामचंद्र शुक्ल ने करुण रस का अस्थाई भाव माना है निर्वेद, ग्लानि, दैन्य या फिर करुणा? तो इन्होंने करुण रस का जो अस्थाई भाव माना है वो माना है क्या? करुणा। क्या माना है? करुणा माना है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने इसका करुणा माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सात्विक अनुभव कितने हैं? 8 हैं, 6 हैं, 4 हैं या फिर 2 हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जो सात्विक अनुभव हैं वो कितने हैं? वो हैं 8। वो कितने हैं? वो 8 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साहित्य दर्पण किसकी रचना है? साहित्य दर्पण किसकी रचना है? मम्मट की, धनंजय की, आचार्य विश्वनाथ की या फिर दंडी की? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ये आचार्य विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रस तरंगड़ी के रचनाकार कौन है? कुंतक है, मम्मट है, रूप गोस्वामी है या फिर भानु दत्त हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, भानु दत्त की रचना है रूप तरंगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंगार को रसराज किसने घोषित किया? श्रृंगार को रसराज किसने घोषित किया? भोजराज ने, आनंदवर्धन ने, धनंजय ने या फिर भरत ने? तो किसने घोषित किया था? तो वो घोषित करने वाले थे कौन? भोजराज थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि एक सेकंड, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि असूया क्या है? एक काव्य दोष है, एक काव्य गुण है, एक अलंकार है, एक संचारी भाव है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है एक संचारी भाव। ये क्या है? यह एक संचारी भाव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है? उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, प्राणनाथ या फिर जयदेव हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रूप गोस्वामी है। कौन है? तो रूप गोस्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि विभत्स रस का अस्थाई भाव है। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? निर्वेद है, क्रोध है, जुगुप्सा है या फिर विस्मय है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, जुगुप्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया? 4 अलंकारों का, 6 का या फिर 8 का या फिर 10 का? तो इन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में जो अलंकारों का उल्लेख किया है वो किया है 4 अलंकारों का। ठीक है, कितने अलंकारों का? 4 अलंकारों का इन्होंने उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जहां वास्तविक विरोध ना होकर विरोध का आभास हो, जहां वास्तविक विरोध ना होकर विरोध का आभास हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, विभावना, असंगति या फिर यमक? ठीक है,
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, विरोधाभास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक होता है, उपमा होता है, अनुप्रास होता है या फिर यमक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा अलंकार? आरोप रहित किया जा रहा ना, क्या किया जा रहा? उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जा रहा, मतलब कि छिपा दिया जा रहा, तो वो क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना क्या की जाए? जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष या फिर यमक। तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, तो संभावना व्यक्त की जाएगी तो क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ठीक है, और जहां पर समानता बता दी जाएगी वहां पर रूपक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी कविता में किसी एक शब्द के प्रसंगवश अनेक अर्थ निकलते हैं तब कौन सा अलंकार होता है? श्लेष होता है, भ्रांतिमान होता है, संदेह होता है या फिर अतिशोक्ति होता है। तो अतिशोक्ति में बढ़ा चढ़ा करके बात होती है। ठीक है, इसमें शंका जताई जाती है और इसमें भ्रम पैदा होता है। तो यहाँ पर बच्चा क्या? श्लेष। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, वही क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां किसी विषय वस्तु का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? अतिशोक्ति, भ्रांतिमान, उपमा या फिर समासोक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के वर्णन किसमें होता है? अतिशोक्ति में होता है ना, किसमें होता है? अतिशोक्ति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जहां अप्रस्तुत उपमान को ऐसे ढंग से व्यक्त किया जाए कि उससे प्रस्तुत उपमेय का बोध हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत, अनुक्ति, उदाहरण या फिर उपमा। तो ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार हो जाता है? तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर होता है कौन सा अलंकार? वो होता है अनुक्ति अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जहां समानता के कारण उपमान में उपमेय का भ्रम हो जाए, है ना, जहां समानता के कारण उपमान में उपमेय का भ्रम हो जाए अर्थात भ्रमवश किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? क्या संदेह होता है? एक सेकेंड। तो क्या वहां संदेह अलंकार होता है या भ्रांतिमान या फिर अतिशोक्ति या फिर उपमा? ठीक है, तो यहाँ पर भ्रम की बात हो गई है, तो भ्रम की बात हो गई तो भ्रांतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद विद्या काव्य की परिभाषा है। ये परिभाषा किसकी है? भामा की है, वामन की है या फिर रुयट की है या फिर आनंद वर्धन की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये भामा की परिभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि एक सेकेंड। नेक्स्ट है कि शब्दार्थ शरीरम तव्यम कव्यम परिभाषा किसकी है? शब्दार्थ शरीरम तव्यम कव्यम ये परिभाषा किसकी है? भरत मुनि की, भामा की, दंडी की या फिर आनंद वर्धन की। ठीक है, तो ये परिभाषा है किसकी? ये है आनंद वर्धन की परिभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदोषो सगुणो सलंकारो च शब्दार्थे काव्यम परिभाषा है। शंकु की है, हेमचंद की है, भट्ट लोलट की या फिर अभिनव गुप्त की है। तो ये परिभाषा किसकी है? ये है हेमचंद की। ठीक है, ये किसकी है? तो ये हेमचंद की परिभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तद दोषो शब्दार्थो, क्या लिखा है? तद दोषो शब्दार्थो सगुणा नलम कृति पुनः क्वापि परिभाषा ये किसकी है? भट्ट लोलट की, शंकु की, मम्मट की या फिर अभिनव गुप्त की है। ठीक है, तो यहाँ पर ये परिभाषा किसकी है? तो ये है मम्मट की। ये किसकी है? तो ये
मम्मट की परिभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द काव्य शब्दों गुणा लंकारा सहितो शब्दार्थ यो वर्तते परिभाषा किसकी है? रुयट की है, वामन की है, आनंदवर्धन की या फिर मम्मट की? तो ये परिभाषा है किसकी? ये परिभाषा है वामन की। किसकी है ये? वामन की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ननु शब्दार्थो काव्यम परिभाषा है। क्या लिखा है कि ननु शब्दार्थो काव्यम परिभाषा किसकी है? वामन की है, भामा की है, आनंदवर्धन की या फिर रुयट की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द, ये रुयट की परिभाषा है। ननु शब्दार्थो काव्यम ये किसकी है? तो ये रुयट की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाक्यम रसात्मक काव्यम। वाक्यम रसात्मक काव्यम परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की, पंडित जगन्नाथ की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य शुक्ल की। तो ये किसकी है? तो ये है आचार्य विश्वनाथ की है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली परिभाषा है। ठीक है, जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको फ्री में मिल जाएंगी और एक सटीक चीजें मिलेंगी। ठीक है, इधर उधर की कोई भी चीजें नहीं मिलने वाली हैं। ठीक है, एक सटीक पुस्तक से सारी चीजें ये यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो यहाँ पर देखिए, रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम परिभाषा किसकी है? आचार्य भरत की है, पंडित जगन्नाथ की, शंकु की या फिर भट्ट नायक की। ठीक है, रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द, तो ये किसकी है? तो ये है किसकी? पंडित जगन्नाथ की है। ठीक है, किसकी है? पंडित जगन्नाथ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का, आचार्य विश्वनाथ का या फिर महादेवी वर्मा का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा, ये जयशंकर प्रसाद का कथन है। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, जगन्नाथ का या फिर भरत मुनि का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर या आ, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, क्योंकि वहां पर आप लोगों को फ्री में PDF मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कल इसका 3rd भाग आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, कल की PDF टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को पहुंच चुकी है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।